नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। दोस्तों, एक जाना माना चेहरा, एक जानी मानी शख्सियत, आप सब उनसे रूबरू हैं। वैसे ही किरदार को आज लेकर आई हूँ, लेकिन आप उनके बारे में वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते जो आज जानने वाले हैं। हर बार हम सोचते हैं कि कुछ नया लेकर आए, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, और इसी क्रम में आज हम 159वें पायदान पर पहुंच गए। एक बड़ा मकाम है और हमारे लिए भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक किरदार से आपको मिलवाते रहते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूं जो बहुत अच्छी शायरा है और एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छी इंसान, जिंदा दिल इंसान, और साथ में उनका परिचय भी है और परिचय भी बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगी, उनसे बातें ज्यादा करनी है तो परिचय थोड़ा कम देना पड़ेगा। और राष्ट्रपति अवार्डी है, बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी संचालिका है, और मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक इतनी बेहतरीन संचालिका के सामने संचालन करने का मुझे मौका मिला है, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। आप हरियाणा की मिट्टी से हैं, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हरियाणा की मिट्टी में बड़ी ताकत है, बड़ा जुनून है, बड़ा ओज है, और हरियाणा की मिट्टी से आप आती हैं। आप अंग्रेजी की प्रवक्ता रही हैं। आपका अगर मैं परिचय दूं, बृहद परिचय है जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लेकिन फिर भी परिचय देना हमारी परंपरा है, हम जरूर देंगे। हरियाणा सरकार पर स्नातक, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, बीएड किया है आपने। राष्ट्रपति से सम्मानित है, जैसे कि मैंने कहा, राष्ट्रपति अवार्डी हैं आप। गर्ल गाइड अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। लेखन की जो आपकी शुरुआत रही है वो 12 साल की उम्र से रही है। देखिए, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा 12 साल में एक किशोरावस्था से लिखना अगर शुरू करता है, तो आप यकीन मानिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक उम्र का जब पड़ाव आता है, वो कितना परिपक्व हो चुका है। साथ ही अगर मैं उनका परिचय दूं, बहुत अच्छी उद्घोषिका है। हरियाणा के आकाशवाणी से उनका कार्यक्रम हमेशा चलता रहा है, आपने डीडी उर्दू पर भी उन्हें सुना होगा। और गज़लें बहुत खूबसूरत हैं, जैसे वो खुद खूबसूरत है। साथ ही उनकी कुछ गज़लें हैं जिसको अच्छे गायकों ने गाया भी है। अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो शायद सत्यम कुमार जी ने गाया है उनकी गज़लों को, शायद मुझे ज़्यादा नहीं याद है, मैं उन्हीं से पूछूंगी, इसीलिए मैंने शायद कहा ताकि आप लोग मेरी टांग खिंचाई ना करो। उसके अलावा अगर उनका परिचय है तो भिवानी बोर्ड से बेस्ट परिणाम के लिए उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आप देखिए कितनी अच्छी शिक्षिका भी है। धैर्य रखिए, अभी मैं बताती हूँ उनके बारे में और भी बहुत कुछ। बेस्ट टीचर का भी अवार्ड ले चुकी हैं। जाहिर सी बात है, परिणाम अगर 100% होंगे तो अवार्ड भी उन्हीं को मिलेगा। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बेस्ट वुमेन अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। देश विदेश की बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती रहती हैं जिसमें आप की जो सक्रिय लेखनी चलती रहती है, सक्रियता है आपकी। रक्तदान के लिए भी आप सम्मानित हुई हैं, समाज की सेवा भी करती हैं, और एक खास बात उनके बारे में मैं बताऊंगी परिचय के बाद। हिंदी दिवस पर आशु कवित्री का भी सम्मान आपको प्राप्त है, और जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब चैनल पर आपके कई प्रोग्राम आ चुके हैं। कुछ गजलें हैं जिसकी एल्बम भी बन चुकी हैं, और बेस्ट वक्ता का अवार्ड मिला है। आप बाबा, आप लोग श्रोता अच्छे बन जाना, क्योंकि वक्ता हमारे बीच आ रही है। और बहुत सारे अवार्ड, नारी तू नारायणी संस्था के साथ जुड़कर नारी उत्थान के लिए भी आपने बहुत कार्य किए हैं। आपकी जो विधा है लेखनी की, वो गजल है, साथ में गीत, मुक्तक, दोहा, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। धीरे धीरे वो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो गजल है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी। इश्क हकीकी गजलें, ये आपकी नज्म और बाकी चीजें, उनके बारे में और भी हम जानेंगे। लेकिन एक खास बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, और ये बताना मेरे लिए कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, या सामान के पीछे भागते हैं, या ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। हालांकि आप सब नाम परिचित हैं, सुपरिचित शायरा हैं, लेकिन
शायद उनके बारे में आपको ये नहीं पता कि वीआरएस लिया उन्होंने, क्योंकि वो प्रिंसिपल थे और रिटायरमेंट लेने का कारण बहुत खूबसूरत है। वो गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनकी एजुकेशन में योगदान देना चाहती हैं। वो मुख्य धारा से वो बच्चे जुड़े, जो रेहड़ी पटरी वाले बच्चे हैं या ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं। ये बात उन्हें किरदार बनने के लिए जो एक खास हमें चाहिए होता है, वो बात दिल को छू गई और एक खास किरदार से आपकी मुलाकात, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूंजी, मैं कह सकती हूँ, एक ऐसे समाज के कार्य के लिए उन्होंने लगा दिया है जो आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा ज़रूर देगी। और अगर वो बच्चे, जो भी बच्चे इनके स्कूल में हैं अभी, जिनके लिए ये गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, अगर वो बच्चे भविष्य में निकल जाते हैं, हम आशा करते हैं कि वो ज़रूर निकले, ईश्वर से प्रार्थना है, तो शायद इनकी मेहनत जो है, जो इन्होंने त्याग बल किया है, वो सार्थक हो जाए। तो ऐसी शख्सियत से आज मिलते हैं, खास बातचीत करते हैं। जी हाँ, मैं एक जानी मानी शायरा, आप सब जानते हैं उन्हें, सोनिया सोनम अक्स जी से मुलाकात करवाती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आई हैं। तो बिना किसी विलंब के हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सोनिया जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, मंच को नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्नेहिल नमस्कार, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनको सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और जो आगे सुनेंगे उनके लिए भी बहुत आदर। बहुत अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से, और हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया, उसके लिए भी हम बहुत साधुवाद आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो केंद्रीय निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ मंजुला श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार हमारे साथ सभी बने रहें, और आप सभी से गुजारिश है कि आपको बहुत कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम से बने रहिए हमारे साथ और सुनिए शायरा को। सोनम जी, हम सब पर्सनली मैं आपसे मिल चुकी हूँ कई बार और जानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन चूंकि कार्यक्रम में आप आई हैं तो कार्यक्रम की एक अपनी भूमिका होती है, एक अपना रिवाज है, अपना एक डिसिप्लिन है, ठर्रा है, जो भी आप कहें। लेकिन हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे जो किरदार हमारे आए हैं, अभी आप समझिए कि 160 के करीब होने वाले हैं, अगले हफ्ते जी, 160 बहुत बहुत होते हैं। बधाई आपको। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमने बहुत सारे हीरों को, जो मैं हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहती हूँ कि हीरों को हमने इकट्ठा किया है, एक माला हमने बनाई है। अब वो माला, अब 159वां जो हीरा है वो जड़ गया है आज हमारी इस माला में। तो इसके लिए भी हम ईश्वर की बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम या कोई और कुछ नहीं करता, जो ईश्वर हमसे करवाता है वही हम करते हैं। लेकिन आपकी आपकी लेखनी को सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, या आपके जो विचार आते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानते हैं। परिवार के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो हमारी जो एक कोशिश रहती है कि परिवार को जानने की, तो हम कार्यक्रम को पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों जी, को आप अपने परिवार के बारे में बताएं। जी। मेरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार था शुरू से ही, और लिखने पढ़ने का उन्हें काफी शौक रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी और बताते हुए बड़ी गौरवान्वित हूँ कि मेरे नाना जी अपने समय में मैथ के मास्टर थे, पंजाब के एक छोटे से गांव के। और मेरी तीनों मौसी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, और मेरे तीनों मामा जो हैं वो भी जॉब में है। एक मामा मेरे सिविल इंजीनियर हैं, अपने टाइम में रहे हैं। तो ये तो मेरे नानके का परिवार था। और ऐसे ही मेरी मम्मा खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब हेड टीचर रिटायर्ड हैं। तो हम चार बहनें हैं, चारों बहनें ही हम जॉब में हैं, और हम चारों के हस्बैंड भी जॉब में हैं। इस तरह से मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, हम सेम जॉब में थे। वो अभी रिटायर हुए हैं सरकार की तरफ से, वो भी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। दो बच्चे हैं मेरे, एक बिटिया है जिसने सिंगापुर से मास्टर्स किया है इसमें आईटी में, और अब वो सेटल्ड है ऑस्ट्रेलिया में, और गूगल में उसकी जॉब है।
साथ ही साथ वो मिस सिंगापुर भी रही है और इस समय वो फैशन इन्फ्लुएंसर भी है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाती है। फैशन इन्फ्लुएंसर वो काम करती है फ्राइडे सैटरडे संडे, बाकी दिन वो गूगल के लिए काम करती है। तो मेरे बेटे ने एमबीए किया है यूके से और फिलहाल वो जॉब कर रहा है गुड़गांव से वर्क फ्रॉम होम, और साथ ही साथ जो ये अभी नया टारगेट मैंने स्टार्ट किया है स्कूल का, उसमें वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो छोटे में ये मेरे परिवार का परिचय था। और कुछ आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते जी, बहुत सुंदर परिचय। और जैसे कि आपने बताया पढ़ा लिखा परिवार, और जब हमारा परिवार उस तरह के एजुकेशन से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, तो हम बचपन से ही थोड़े एम्बिशियस हो जाते हैं, थोड़े हम उस लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा अलग काम करें, कुछ अलग करें। लेकिन 12 साल की उम्र से लिखना, कौन लिखता था आपके घर में? मेरी बुआ जी लिखते थे और मेरे नाना जी, और अच्छा। मेरे ताऊ जी कुमार पानीपति के नाम से, वो गजलों का एक बहुत बड़ा नाम है पानीपत का। हाली आपने सुना होगा, तो हाली के बहुत बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे। उसमें साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, लोग जैसे लोग भी उस मुशायरे में आया करते थे जो मेरे ताऊ जी करवाते थे। वो 90 अरे वाह! प्लस होकर इस दुनिया से गए। तो ज़ाहिर-सी ऐसा बात है। माहौल। जी, बिल्कुल माहौल था, इसीलिए 12 साल की उम्र से लिखना शुरू किया। एक लंबे समय तक आपने उस लेखनी को जिया है, और आज जो स्थिति है, हमने देखा कि अनूप जलोटा जी भी आपकी ग़ज़लों को गुनगुनाया करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए, यही पूँजी है शायद। कोई भी जी व्यक्ति ईश्वर के पास कुछ लेकर जाता नहीं है, सिर्फ़ वो अपने क कमाए हुए कर्म लेकर जाता है, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है। तो जो कर्म है, वो जो अच्छे कर्म है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जैसे कि आपकी ग़ज़लों को जब हम पढ़ते हैं या ग़ज़लों को सुनते हैं, तो हमें एक रूहानी फ़ीलिंग आती है। एक एक ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, ये सब चीज़ें हमने जी जी देखी जी। हैं। तो वो बहुत दिल के करीब हम अपने आप को उस ग़ज़ल से महसूस करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ कंचन सागर जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत। और पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, और हमारे साथ रश्मि अभय जी भी जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, आपका विशेष स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस पटल पर। पहली बार आपका पदार्पण हुआ है, इसलिए विशेष कहा मैंने, और बहुत-बहुत आपका स्वागत है। सभी आप इसी प्रकार जुड़े, बने, क्योंकि हम सोनिया जी को सिर्फ ग़ज़लों के माध्यम से जानते थे, आज व्यक्तिगत रूप से भी जानेंगे। वो सारी बातें जी जो शायद कोई जानता नहीं है आपके बारे में, लेकिन हम तो जानेंगे, क्योंकि हमारा काम है जानना। तो सोनिया जी, जैसे कि शुरुआती में जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो मैंने कहा कि अ, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति शोहरत चाहता है, लेकिन एक कारण आपने दिया कि आपने, जब मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि वीआरएस क्यों लिया आपने, तो आपने बड़ा जी। सुंदर सा जवाब दिया। मैं चाहती हूँ वही जवाब मेरे दर्शकों तक आप पहुँचाएँ, कि आखिर इतनी अच्छी नौकरी थी, इतने बच्चे और इतने टीचर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रहकर एकदम से कट ऑफ करना अपने आप को, और एक उद्देश्य के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को आप वो उद्देश्य ज़रूर बताएँ, ताकि एक अच्छी जो पहल आपने की है, उसमें और भी लोग साथ आ पाएँ। तो मैं चाहूँगी वो ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया इस सवाल को करने के लिए विभा जी। मैं स्पेशली चाहती थी कि ऐसे सवाल मुझसे किए जाएं, क्योंकि गज़लें आप मेरी यूट्यूब पे सुन सकते हैं, आप मेरी वॉल पे पढ़ सकते हैं। मेरी पर्सनली चार किताबें आ चुकी हैं और 5वीं पाइपलाइन में है। आप उन्हें खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ, ये शायद मैं इतने आसानी से नहीं कह पाती, और मैं आत्मकथा भी लिखने जा रही हूँ। तो उसमें ये सारी बातें रहेंगी, और यहाँ से मैं ये वादा कर रही हूँ कि उस आत्मकथा में मैं जो भी लिखूंगी वो आत्मकथा? बिल्कुल सत्य। सोनिया जी। जी, इतनी छोटी उम्र में आत्मकथा लिखोगे आप? हाँ, मैं लिखूंगी अब तक की अपनी, और जो लिखूंगी वो सच लिखूंगी, ये भी मैं कहूंगी सत्य आगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएँ। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बातें, हम सभी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ जीते हैं, वो सब तक पहुंचना चाहिए। हम बात कर रहे थे बीआरएस की, तो एक समय ऐसा था विभा जी
कि मेरे पापा बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस में बहुत बड़े वाला लॉस हुआ था। इतना लॉस हुआ था कि शायद हमारा देनदारी इतनी ज्यादा हो गई थी पापा के ऊपर कि ऐसा लगने लगा था कि वो हम लोगों को पढ़ा नहीं पाएंगे। हम 4 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है और मेरे से वो 13 साल छोटा है। उस समय मेरे चाचा लोगों ने मेरे पापा को ये सलाह दी कि आपकी बेटियां पढ़ने में अच्छी हैं, आप इनकी पढ़ाई छुड़वा दें और इनकी जल्दी से शादी कर दें और छोटी जो बेटी है आपकी सबसे छोटी उसको और एक बेटे को आप पढ़ाएं, बड़ी बेटियां आपकी हेल्प करेंगी घर की ट्यूशन पढ़ाने में। पर सौभाग्य से मेरी माता जी जो है, मेरी मम्मा जो है, वो गवर्नमेंट जॉब में थी उस समय, तो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। तो वो कमाती थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छी खासी उनकी हैंडसम सैलरी थी। तो उन्होंने मेरे पापा से सलाह की, मेरे पापा ने हम चारों को बिठाया और बोला कि तुम क्या चाहती हो? तो हमने कहा कि हम पढ़ेंगे। उस समय हमने खुद से ट्यूशन पढ़ाई तीनों बहनों ने और अपनी फीस का खर्चा खुद निकाला, हमें स्कॉलरशिप मिला। तब से हमारे मन में एक बात थी कि कुछ ऐसा करना है कि जिस पे वक्त आए, जिसका बुरा वक्त हो, किसी को पैसे के लिए अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। बस वो एक जो मेरे दिमाग के अंदर एक बात बैठ गई थी, कुछ ऐसी ईश्वर ने आदत दी है कि जो सोच लेती हूँ वो करने की ठान लेती हूँ और फिर जब ठान लेती हूँ तो ईश्वर, मुझे लगता है सभी के लिए ऐसा होता है, ईश्वर मुझे जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। मैं जॉब में थी, जॉब में प्रमोशन करते करते मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगी कि तीनों एमए मेरी बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब में लग गई थी। 20 साल की उम्र में जस्ट मैंने बीएड खत्म किया था अपना और डायरेक्ट मेरी सिलेक्शन हो गई थी और उसी समय से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बहुत लंबे समय से की। और तीनों एमए मैंने शादी के बाद की, ट्रिपल एमए किया। तो इस तरह से प्रमोशन होते हुए मैं प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी थी। वहां भी डेली हर साल मैं एक बच्चा 6th क्लास का गोद लेती थी, उसकी पूरी एजुकेशन का खर्चा, 12th तक का उसका खर्चा मैं उठाया करती थी। इसमें मैं क्या करती थी मुझे नहीं पता, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो आप ये सब कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। मेरे इस तरह की मदद किए हुए ऐसे आज की डेट में 12 बच्चे हैं जो हाईली पोस्टेड है। तो 35 लाख तक का जिनकी आप ये लगा सकते हो कि पैकेज है सालाना। क्या बात, क्या बात। 11 बच्चे जिनको मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ और आज भी उनके मेरे पास कॉल्स आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आईसीआई बैंक में मैं गई थी अपने किसी काम के लिए, तो मेरा काम हो नहीं रहा था, उन्होंने कहा आइए हमारे मैनेजर से बात करिए। मैं जैसे ही अंदर घुसी, वो मीटिंग ले रहा था, तो मेरा वो वही स्टूडेंट था जिसको मैंने 615 रुपए देकर कभी कोर्स में एडमिशन दिलाया था +2 के बाद। मुझे नहीं पता था अंदर वो है, उसका नाम सुरंजन है। क्या उसने बात। जैसे ही मुझे देखा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने मेरे पैर छुए, जिनकी वो मीटिंग ले रहा था 15 से 20 लोग, वो बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये कौन आ गया ऐसा इंसान कि जिसके हमारे बॉस ने पैर छुए हैं। तो उन्होंने सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि इस कुर्सी पर मैं जिसके कारण बैठा हूँ वो मेरी ये मैम है। तो आज मेरे एक फोन पे वहां काम होते हैं। लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से कि उसके पास अपना घर है, उसके पास अपनी गाड़ी है और वो बैंक में, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो यही बहुत। सब मैं कंटिन्यू रखना चाहती थी। आप जो चीज, जो बातें आप हमें कह रही हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। मतलब ये बड़ी इतना। छोटी सी बात बताइए विभा जी, एक बच्चा ऑटो चला रहा था तो 10वीं में उसने टॉप किया था। मैं ऑटो से उतरी तो वैसे पैसे देने लगी, 5 रुपए देने थे उसे। उसे बोला मैम, मैं इसे देखा, मैंने कहा सचिन तुम, मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो मुझे ऑटो चलाना पड़ा है। उसको मैंने अपने घर बुलाया, उसको एक ऐसी जगह पे मैंने नौकरी लगवाई। बहुत छोटे छोटे काम किए मैंने, जो आप भी कर सकते हो। मैंने ऑटो छुड़वा के उसकी उस जगह नौकरी लगवाई जहां कोचिंग के फॉर्म भरे जाते थे, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। वो कोचिंग के फॉर्म भरते भरते कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करने लगा फ्री में, और उसने टेस्ट क्लियर कर लिया दिल्ली गवर्नमेंट का और वो वहां क्लर्क है आज। तो इस तरह से हेल्प तो मेरी छोटी सी है, वो मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ी मैंने हेल्प की है, लेकिन ये जो मेरे मन में एक सपना था, वीआरएस यूं लेनी पड़ी कि बहुत टाइम से मैं एक ऐसी बिल्डिंग ढूंढ रही थी जो मेरे बजट में हो, जो मैं खरीद सकूं और जहां मैं उन बच्चों के लिए कर सकूं। 2 से 3 साल से मैं उसकी खोज में थी। मिलनी बहुत मुश्किल थी। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से यहाँ जमीन का रेट बहुत ज्यादा है, खास तौर पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ जो बहुत ज्यादा
कंजस्टेड एरिया है कहूंगी, तो उस एरिया में जगह लेना, तो वहां वो स्कूल बिक रहा था उस समय, उसको कुछ नीड थी, तो मुझे लगा शायद दोबारा मेरे हिस्से ये बात नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि मैंने वीआरएस ली, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। मुझे लगा इससे पहले कि सरकार मुझे निकाले तो हम खुद ही वीआरएस ले लेते हैं, जबकि प्रेसिडेंट अवार्डी थी, मुझे 2 साल एक्स्ट्रा भी मिलने थे जॉब में, तो भी मैंने वीआरएस लिया। मेरे घर के 9 लोग मेरे खिलाफ थे कि आप वीआरएस मत लीजिए। इवन कि मेरा पूरा स्टाफ, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे महिपाल ढांडा, वो हमारे हरियाणा से ही है, इवन की पानीपत से ही है, तो उन्होंने भी मेरी रिटायरमेंट पे वो आए थे और उन्होंने भी बोला कि ऐसा हमें, आप छुट्टियां ले लीजिए, विदाउट पे ले लीजिए, लेकिन आप वीआरएस मत लीजिए। पर मुझे पैसा चाहिए था ना, वो पैसा वीआरएस के बगैर मिल नहीं सकता था, तो मैंने वीआरएस ली और देखिए अब वो बड़ी स्कूल बात में शुरू हो सके। इतने मासूमियत से और इतने ठहराव के साथ और संतोष के साथ आप ये बात बता रही हैं, और वाकई हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब इसलिए सेक्रीफाइस करता है क्योंकि दूसरे का भविष्य बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय के लिए। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको, आप बधाई की पात्र हैं। साथ ही प्रदीप गौतम जी ने लिखा है, किसी को सही मार्गदर्शन बड़ा उपकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय, और प्रदीप जी को मैं विशेष आभार देती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ उनका, क्योंकि इनके कारण बहुत सारे किरदार हमारी जिंदगी में आए जो जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। सोनिया जी की गजलें सब सुनते हैं। सोनिया जी को पर्सनली कोई नहीं जानता। सोनिया जी ने जो सेक्रीफाइस किया वो लोगों को नहीं पता, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा काम है किरदार जिंदगी का, वो हम इन्हीं चीजों को तलाशते हैं और लोगों के बीच लेकर आते हैं। तो थोड़ी हमारे लिए भी तारीफ होनी चाहिए। खैर सोनिया जी, बहुत अच्छा काम, ये मैं आखिर में आप सभी के लिए बोलने ही वाली हूँ। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम है। अभी मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि मेरी गजलें सभी जानते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये जो बातें आप कह रही है, और मैं बताते हुए भी, मुझे शुरू में मुझे कहते थे लोग, आत्ममुक्त कह सकते हो आप, मुझे अपनी तारीफ करने वाली कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से कुछ कर रहा है और उससे समाज का या किसी का कोई फायदा हो रहा है, तो हमें उसे बताना चाहिए, ताकि उससे किसी के मन में अगर कुछ करने की चाह है तो वो ये सोच सके कि हम इस फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ईश्वर हमें इतना सक्षम बनाए कि हम कुछ कर सके। बहुत कुछ है, आप एक समय का खाना किसी को खिला सकते हैं, एक समय आप किसी के लिए एक पल की मुस्कुराहट किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी का भविष्य बना दिया, अगर आपने किसी को व्हाइट कॉलर जॉब दे दी, तो आपने उसकी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ। बिल्कुल सही, हम सब आपसे प्रेरणा पाएंगे। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे काम मैं हमेशा बचपन से करती आई हूँ। तो अच्छा लगता है, जैसे आपके चेहरे पे संतोष है किसी को खुशी देकर या किसी के लिए कुछ करके, वैसे ही संतोष मेरे और मेरे पति के चेहरे पे हमेशा रहता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हमारे पास आता है हम कभी उसे निराश नहीं करते। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें इतना सामर्थ्यवान वो करें कि कोई निराश होकर हमारे दरवाजे से ना जाए। और सुदर्शन शर्मा जी लिखती हैं, प्रेरक व्यक्तित्व। बिल्कुल, जब ही तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इनकी गजलों को तो आपने सुना होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप में से सोनिया जी आखिर क्या है वो आज आप सबको मालूम पड़ेगा। और प्रशंसनीय कार्य रश्मि जी लिखती हैं। और साथ ही पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, अब आपसे लोग मिलकर अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। साथ ही सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है, अब तो सरकार 5 किलो गेहूं भी दे रही है रोजगार, लेकिन रोजगार नहीं दे रही है। जी, रामेश्वर बंग जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और एक ही गुजारिश करती हूँ, आप सब कार्यक्रम से बने रहें और इस कार्यक्रम को शेयर करें। बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन हम आपको ऐसे तो जाने देंगे नहीं, आपकी गजलें भी तो सुननी है हमें। कुछ सुनाइए। स्वागत है आपका। आप सुनाइए, आपका स्वागत। बताइए, गीत सुनेंगे, गजल सुनेंगे, या आप सुनाएंगे प्यार से, वो सब हम सुनेंगे। आज आपका दिन है।
तो मैं आपको यहाँ से ये भी बताना चाहूंगी कि एक पुस्तक मेरी इस तरह की आई है, वो भी कुछ अलग सी है, जिसमें विभा जी 104 प्रेम पत्र है जो नायिका की ओर से नायक को लिखे गए हैं। वो सिर्फ प्रेम पत्र हैं और उसमें नायिका नायक से तृप्ति नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये रूहानी इश्क जो है वो मेरा, वो बना रहे और हमारा मिलन कभी ना हो, ताकि बार 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 हम जन्म ले। एक जब कहते हैं ना कि जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती उसको लेकर इंसान मरता है, तो फिर वो दोबारा धरती पर जन्म लेता है। तो वो रूहों का मिलन कभी ना हो, ताकि मैं बार बार आती रहूं और तुम्हें उस मीरा की तरह प्यार करके यहाँ से चली जाऊं। तो इस तरह की एक ये पुस्तक है जिसका नाम है तृष्णाए स्वागत। इश्क, इश्क की प्यास। नहीं, बस मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो इस पुस्तक को डायरी रूप में ये दिया हुआ है और इसमें जी 102 प्रेम पत्र है। तो गजलों की 2 किताबें हैं, एक किताब मेरी गीतों की है, और जी अभी जो पाइपलाइन में है उसमें जितनी भी कविताएं हैं वो सारी समाज को जागरूक करने वाली है। सबसे पहले मैं वही कविता आपको सुनाना चाहती हूँ विभा जी। यहाँ भी एक कहना चाहूंगी कि कॉलेज टाइम से ही मैं यूथ फेस्टिवल्स में जाती थी और पॉलिटिकल सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करती थी। पॉलिटिकल सिंपोजियम मीन्स खुद की लिखी हुई कविता को पढ़ना। तो एक बार हम जींद जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ एक भिखारिन जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और जो मेरी ही क्लास के लड़के थे उन्होंने उस पर कुछ तंज किया। तो जो कविता मैं सोच के गई थी वो मैंने नहीं पढ़ी, और रास्ते में ही एक कविता ने मेरे मन में जन्म लिया। वो कविता मैंने वहां मंच से पढ़ी। वो कविता मेरी रिकमेंड हुई, वहां 2 ही प्राइज होते थे, रिकमेंड एंड कमेंट। और वो जो जजेस थे उनकी आंखें भी नम थी। सबसे पहले मैं उसी कविता से शुरुआत करती हूँ। यहाँ सभी सुधी जन है। वो स्वागत। कविता मैंने कम पढ़ी है, कम सुनी है, स्वागत। तो आप लोगों स्वागत। ने उसी से मैं अपनी जी शुरुआत करती हूँ। कि उसकी मजबूर जवानी को यूं हसरत से न देख, उसकी मजबूर जवानी को यूं हसरत से न देख, वो तेरी ऐश का सामान नहीं बन सकती। भूख और प्यास ने खून चूस लिया है जिसका, वो तेरी रातों का अरमान नहीं बन सकती। वो तेरी रातों का अरमान नहीं बन सकती। उसने जिस सिक्के की खातिर हाथ फैलाया है बाबू, उसने जिस सिक्के की खातिर हाथ फैलाया है बाबू, उसके बदले जलते हुए अंगारे न दे। रोटी का टुकड़ा दे बाबू, चांद सितारे न दे। रोटी का टुकड़ा दे बाबू, चांद सितारे न दे। तेरी आंखों की हवस जिन सपनों में उलझी है, तेरी आंखों की हवस जिन सपनों में उलझी है, उसकी दुनिया में उन सपनों की कोई औकात नहीं। तेरी जलती हुई सांसों को जो ठंडा कर दे, ए खरीदार उसके पास वो सौगात नहीं। ए खरीदार उसके पास वो सौगात नहीं। हाथ फैलाए हुए सड़कों पे मगर फिरती है, हाथ फैलाए हुए सड़कों पे अगर फिरती है, जिस्म देने से भी उसको कोई इनकार नहीं। पर तुम ही उसके बाप ना हो, भाई ना हो, इस बात से डरती है। बस तुम ही उसके बाप ना हो, भाई ना हो, इस बात से डरती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर। और जिस अंदाज से आप पढ़ रही थी तो वो एक चित्र उभर रहा था और जैसा लग रहा था सामने एक चलचित्र चल रहा है और हम देख रहे हैं कि क्या दृश्य है। वाकई बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और प्रवीण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। रितांबरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन। और सुदर्शन जी लिखती हैं कि फेसबुक के माध्यम से सोनिया जी को हम बहुत समय से जानते हैं, लेकिन आज व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी क्या है वो हम जानेंगे। जी कुछ और सुनाएंगे आप? नारी एक सेकेंड आप बोलिए, मैं बार बेल बज रही है, एक सेकेंड में देख जी के जी, आती हूँ। जरूर 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 जरूर। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आप सभी से वही नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक नए किरदार से आपको मिलवाएं और वो किरदार बहुत खास हो, अपने जीवन में अपने समाज को कुछ दे रहा हो। और आज आपने देखा कि जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई है,
अब वो समाज को बहुत कुछ दे रही हैं, और किसी के जीवन को बनाना, इससे बड़ा कार्य मुझे नहीं लगता जीवन में कोई होता है। और साथ ही वो समाज सेवा दूसरे रूप में भी करती हैं, जैसे कि रक्तदान करना। अभी सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने लिखा कि विद्यादान महादान है, वैसे ही रक्तदान भी महादान है। तो ये जो दो दान आपस में हुए हैं, तो मुझे लगता है कि दानवीर कर्ण की याद आ गई थोड़ी, कि वो भी बिना सोचे समझे सब कुछ दान कर दिया करते थे। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रेरणा भी है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ गेमेंदु कमल जी जुड़ गए। जी आर गेमेंदु कमल जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, और आप सब हमारे साथ बने रहें। जी सोनिया जी बोलिए, सुनाइए कुछ। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि एक नारी तू नारायणी के साथ संस्था की मैं उपाध्यक्ष हूँ, जिसमें नारियों के लिए काम किया जाता है स्पेशली, और बेटियों के लिए काम किया जाता है। एक हॉस्पिटल में एक बार कोई अपनी बच्ची को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि उनकी वो चौथी बेटी थी। तो उस बेटी को उसकी माँ तक हमने पहुंचाया था, सारी टीम ने मिलकर। तो इस तरह से बहुत से घर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं हूँ बाय गॉड ग्रेस। तो जी अच्छा सोनिया लड़कियों जी, के लिए जहाँ जैसे जरूरत होती है वहां मैं बात करती हूँ। जी सोनिया जी, अभी आपने कहा कि आपने उसकी माँ तक बच्ची को पहुंचाया, तो फिर वो घर वालों ने एक्सेप्ट किया बच्ची को? जी, क्योंकि पुलिस के साथ गए थे हम। वो पहले उसकी जो दादी है वो मानने से इनकार कर रही थी कि ये हमारी पोती नहीं है। फिर उनका डीएनए टेस्ट कराया गया, तो उसकी माँ चाहती थी कि माँ तो माँ ही होती है, उसकी माँ को अपनी बेटी चाहिए थी। तो इस तरह से हमने उसकी माँ की गोद में जबरदस्ती उसे दिया, और हमने कहा बच्ची बहुत रो रही है, चलो तुम भी नई नई माँ हो तो इसको तुम दूध ही पिला दो। तो जैसे ही उसने उसे दूध पिलाया तो उसकी ममता छलक पड़ी और वो फपक फपक कर रोने लगी, और उसने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी, या तो मुझे भी ले जाओ और या मेरी बच्ची को रखो। तो उसने सब पे दोष लगा दिया कि अपने पति और अपनी सास पे स्पेशली उसने ये दोषारोपण किया। तो फिर पुलिस की इंटरफेरेंस से वो बच्ची को उसका घर मिल गया। तो मुझे लगता है एक बार घर मिल गया तो धीरे धीरे अटैचमेंट लेवल आ ही जाता है। और फिर बात आती है नारियों की, तो तब आत्मसम्मान के लिए लिखती हूँ, तब कहती हूँ कि अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई। अपनी ही बेबसी पे तरस खा के पी गई, सारे गमों को दर्द में उलझा के पी गई। जो लोग मुझे रखते थे ठोकर पे हमेशा, मैं आज उनकी खाक को ठुकरा के पी गई। मैं आज उनकी खाक को ठुकरा के पी गई। ऐसा ही बहुत जज्बा लेकर चलना फितरत है जी। तो ऐसी ही एक गजल है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाह रही हूँ, आशा है आप पसंद करेंगे। स्वागत है, हम गजल जरूर सुनेंगे, लेकिन एक प्रश्न आपके लिए आया है, और गजल के जी बाद हम इस प्रश्न को जरूर लेंगे। प्रश्न है जरूर। सुदर्शन शर्मा सोधी जी की ओर से। उन्होंने लिखा है कि जो गायक आपकी गजलों को या भजनों को गाते हैं, उनको आप खुद अप्रोच करती हैं, या वो आपके पास आते हैं? ये वो मैं जानना मैं चाहती हैं। आपको इसमें जवाब जरूर दूंगी, जी आप क्योंकि अपनी ये गजल। जवाब मेरे पास पर्सनली भी बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब देना बहुत जरूरी समझती हूँ। मैं जी ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है, मैं ऐसी बूंद हूँ छूकर जिसे बादल महकता है। समुंदर मेरी खातिर अपने सूखे होठ रखता है। सलीके से सलीके से हर एक ख्वाहिश की मैंने परवरिश की है। सलीके से हर एक ख्वाहिश की मैंने परवरिश की है। मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है। मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है। और कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, कभी जब रात को जख्मी किया करती है तन्हाई, तसल्ली कर बदन से सब्र का मरहम पिघलता है। तसल्ली कर बदन से सब्र का मरहम पिघलता है। और गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने, गिनी बस सलवटें बिस्तर किया कर रोज सूरज ने। भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है। भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है। भला रातों की पागल करवटों को कौन गिनता है।
तो एक मतला दो दो शेर सुनाऊंगी पूरी पूरी क्या गजल, ताकि मैं बात हर है, तरह की क्या महक बात है, आपके मजा आ सामने रख गया, सकूं। मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा अभिनंदन है, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी लिखती हैं कि ख्वाहिशों की सलीकों से परवरिश, जी, क्या बात है जी, बहुत यही मेरी सुंदर। जिंदगी का सच है। इसलिए ये गजल पढ़ी है कि सलीके से हर एक ख्वाहिश की मैंने परवरिश की है। अगर हा अपनी उम्मीदों की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी तमन्नाओं की, अपनी इच्छाओं की हम सलीके से परवरिश करेंगे, खाना दाना पानी पानी धूप सब देंगे उन्हें, और वो हमारी हद में होंगी, तो ईश्वर भी उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करता है। कि सलीके से हर एक ख्वाहिश की मैंने परवरिश की है, मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है, मुकद्दर एड़ियां मेरी लकीरों से रगड़ता है। मेरा बेशक मनपसंद शेर था ये, जो मंजुला जी ने कोट किया है। ये तो वाकई बहुत मनपसंद नहीं, ये बहुत गुरूर वाला शेर है। जी और ये शुक्रिया। आपके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, अगर आप ये जैसे कहते हैं ना कि कोई मुक्तक है या कोई दोहा है जो आपका प्रतिनिधि दोहा है, तो आप इस प्रतिनिधि शेर को, आप इस शेर को प्रतिनिधि शेर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जी बिल्कुल आपके जी। व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। तो एक सवाल था मेरे लिए विभा जी। जी, एक सवाल था स्टार्टिंग कि जी, स्टार्टिंग मेरी हुई अक्स एल्बम से। यहाँ भी मैं ये कहूंगी कि हम जो देते हैं समाज में वही लौट कर आता है शायद। कोविड काल का समय था, मैंने कोविड में ही ऑनलाइन शुरुआत की। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मंच है जहां मैंने ऑनलाइन एंकरिंग नहीं की, या किसी ने मुझे अप्रोच किया और मैंने उसे मना किया। पता नहीं, मैं नो मैन नहीं हूँ। मेरा मंच, आपको किया? जहां आपने आपको मना एंकरिंग किया? किया। नहीं, एंकरिंग की बात नहीं कह रही, किसी भी तरीके से आने से या एंकरिंग हाँ, करने से, या वहां कविता गजल पढ़ने से, या किसी भी तरीके से उस मंच में आने से। और फिर मेरे साथ ये होता था कि एक बार अगर मैं जाती थी तो मैं उनको नाम बताती थी कि अब आप उसको बुलाओ, अब आप उसको बुलाओ, अब आप उसको बुलाओ। तो वो लोग मुझे कहते थे कि आपको खुद फेमस नहीं होना है, आप दूसरों के नाम बताती हो। तो तब, क्योंकि उस टाइम कोविड काल था, लगभग सभी फ्री थे, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि अगर हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और किसी कोई नीचे है मेरे से, तो उसको अगर मैं हाथ पकड़कर खींचूंगी, बेशक मुझे मेरे कदम पहले ऊपर जाएंगे, वो बाद में ऊपर आएगा, तो 2 कदम मैं ऊपर अपने आप जाऊंगी। ये मेरी सोच थी। तो उस समय मैंने बहुत से सिंगर्स के भी ऑनलाइन उनकी एंकरिंग की, या उनके साथ मैंने अपनी गजलें साझी की। उन्हें मेरी गजलें पसंद आई और उन्होंने लाइव में मेरी बहुत सी गजलों को कंपोज किया। ये बहुत से लोगों का हुआ, तो ये एक स्टार्ट हो गया मोड़। एक बार मैं सत्यम जी से बात कर रही थी, तो उन्हें शो मिलने बंद हो चुके थे, मतलब क्योंकि मैंने जितने भी सत्यम नाम कलाकार थे नहीं उसमें भी लिया थे। था इंट्रोडक्शन के सत्यम दौरान। आनंद, जी, 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 जी। उनके मैंने काफी लाइव किए थे। तो सत्यम आनंद जी को कुछ मुश्किलें आन पड़ी थी, कुछ ज्यादा मुश्किलें। तो एक बार उनके मुंह से निकला कि मुझे शायद सब कुछ छोड़ के मुंबई बिहार जाना पड़ेगा। तो बाय गॉड ग्रेस हम लोगों की सैलरी तो आती थी। तो मैंने उन्हें कहा, इतनी सी बात के लिए आप बिहार नहीं जाओगे, ये समय तो खत्म हो जाएगा, आपकी वो मुश्किल मैं आसान, थोड़ी सी मुश्किल में मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ कुछ ज्यादा बताना जरूरी नहीं समझती, बस इतना सी बात है कि एक अच्छी सी तरह से मैंने उनकी हेल्प की कि उन्हें वापस बिहार नहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जब मेरे पास सक्षम होऊंगा तो मैं आपका ये कर्ज जरूर उतारूंगा। तो जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ, तो बोनी कपूर के स्टूडियो में उन्होंने मेरी एल्बम को रिकॉर्ड किया। 10 लाख के आसपास का वो बजट था, जिसमें से मैंने 3 से 4 लाख रुपए मेरे खर्च हुए। बाकी उन्होंने कैसे किया आई डोंट नो, पैसे उन्होंने नहीं खर्चे मैं जानती हूँ, लेकिन उनके जितने भी वहां लिंक्स थे, उन सब लिंक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। तभी बोनी कपूर का स्टूडियो मिला। एक बिल्कुल उस तरह की मुझे फील आई, एक बिल्कुल जैसे सेलिब्रिटी की फील आती है। कई तरह की अखबारों में, कई तरह की मैगजीन्स में वो स्टार्ट हुआ। फिर जैसे कि होता है कि मेरी गजलें जब चल निकली, तो फिर मेरे को खुद ही अप्रोच करने लगे। फिर बात आई कुमार सत्यम जी की, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत क्लासिकल अच्छे सिंगर हैं वो। तो उनको मेरी गजलें पसंद आई, तो उन्होंने कभी मुझसे कुछ भी नहीं लिया, और वो खुद से अप्रोच करते हैं। उसके बाद जितनों ने किया, खुद से अप्रोच किया है मुझे।
तो ये मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ। जी, बिल्कुल, अब सवाल के जवाब तो हो ही गए। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ आपका। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार बनी हुई है। जीने का सलीका, यही सलीका है, उन्होंने ये लिख कर भेजा है। वाक़ई जीने का एक सलीका होता है और हर व्यक्ति को वो सलीका मालूम होना चाहिए। और क्योंकि आपको जीने में मज़ा आ जाएगा। और हेमेंदु कमल जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है संदेश के माध्यम से, जो मैं ज़रूर दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है कि सपरिवार इन्होंने देह दान किया है। तो हम पूरी टीम की ओर से आपका साधुवाद देते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी साधुवाद, बहुत सोच है, बहुत साधुवाद। बहुत बड़ी पहल है। और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने वो बहुत किया है। शुभकामनाएं। देही दान मैंने भी किया है, बट सिर्फ मैंने किया है क्योंकि मेरे को ये मिली थी प्रेरणा मेरी बहन की सासू माँ से। मेरी बहन की सासू माँ ने देह दान किया था, तो जब हम उनके अंत्येष्टि में गए थे तो वहां से मुझे भी लगा, आंखें दान तो कर ही रखी थी, फिर मैंने देह दान का फॉर्म करा, उनको देख कर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये भी सोनिया जी के बारे में एक नई बात पता चली कि आपने देह दान किया है। और ऐसे ही लोगों को, कि देखिए, मरने के बाद उस शरीर का कुछ होना नहीं है, उस शरीर को ज़रूर दान करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। और हम सब इस बारे में विचार ज़रूर करें। और सभी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना समय दे रहे हैं। सोनिया जी, ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत मुश्किलें भी आती हैं, और उन मुश्किलों से कैसे आप ओवरकम होती हैं? कौन-सा मंत्र है जिससे आप ऊर्जावान रहती हैं हमेशा? सही मायने में बताऊं तो मेरे दिल के अंदर मेरे ब्रदर भाई भी जो डॉक्टर हैं वो मेरे से ये अक्सर सवाल करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी के सभी उतार चढ़ावों को देखा है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि जिस समय में मैं होती हूँ मैं उस समय को भरपूर जीती हूँ। जो अच्छा लगता है, जहाँ मेरे डैडी का एक मंत्र था कि जिस काम को करने के लिए आपका दिल और दिमाग राजी हो जाए और उसका अंत सोच लें, अगर आप उस अंत को बियर करने में सक्षम हैं तो उस काम में आप जुट जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कितनी भी बड़ी मैं तकलीफ में हूँ, कितने भी बड़े मैं दर्द में हूँ, जिस समय मैं जहां हूँ वहां मैं 100% होती हूँ। थोड़ी देर के लिए उन चीजों को मैं, छोटे छोटे जो मैंने खाने अपने जहन में या अपने दिल में बना रखे हैं अलग अलग, उसमें उस दुख को, उस दर्द को, उस तकलीफ को बंद करके ताला लगाती हूँ। सिर्फ उसी खाने को खोलती हूँ जिस समय जिसकी जरूरत होती है, और अपने दिमाग पर उसे हावी नहीं होने देती। मैं अक्सर लोगों से भी कहती हूँ, विभा जी सभी को कहती हूँ, कि अगर आपकी एक आंख नहीं है, हाथ नहीं है, टांग नहीं है, शरीर का कोई भी अगर आपका अंग नहीं है, तो भी आप जिंदगी जी सकते हैं। तो भी आपकी कोई ना कोई आप नौकरी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पर अगर आपका जहन खराब हो गया, अगर आपका दिमाग खराब हो गया, किसी भी तरह से सारा बोझ अगर आपने यहाँ डाल दिया, तो आपके घर वाले भी आपको 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे, वो आपको घर से बाहर फेंक देंगे। तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये कंट्रोल में है, आप नींद अच्छी लेते हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ जाएंगे। संघर्षों से मुझे डर नहीं लगता, इमोशनल बहुत हूँ, इमोशन से डर लगता है। इमोशन से डर लगता है, वाक़ई। और जो इमोशनल है, वो अच्छी ग़ज़लें तो कहेगा ही, ज़ाहिर-सी बात है। तो दर्शक को भी देख रही हूँ, नीरज भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, शायद पहली बार हमारे पटल पर आए हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सोनिया जी, वाक़ई ज़िंदगी में सभी के उतार-चढ़ाव है, लेकिन वो एक ऊर्जा का रूप अगर आप उसको एक मोड़ देते हैं, एक दिशा देते हैं, तो शायद आप हमेशा सक्षम रहेंगे, हमेशा सुदृढ़ खड़े रहेंगे। ये एक जीने का सलीका, जैसे कि उन्होंने कहा, ये भी अपना एक सलीका है। बचपन में सोनिया कैसी थी? बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत है मेरा, क्योंकि सभी आपको बताया हाईली एजुकेटेड फैमिली थी। लेकिन वही बात है कि रूढ़ियों को तोड़ने की मेरी बचपन से आदत है। जैसे बैंक का एग्जाम है, मैं और मेरी बहन दोनों को देने जाना है, बाहर तेज बारिश हो रही है, तो मेरी मम्मी ने कहा कौन सा क्लियर हो रहा है, रहने दो। मेरी बहन रुक गई, लेकिन मैं नहीं रुकी। जो नौकरी मैं आज कर रही हूँ, एक दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। इकलौते मेरे फूफा जी थे जो उस टाइम प्रिंसिपल थे। तो
उस टाइम बहुत पैसा चल रहा था, सिफारिश थी, ना मैंने पैसा दिया था, ना मेरी सिफारिश थी, जस्ट बीएड कंप्लीट किया था, तो इतनी कोई जल्दी भी नहीं थी नौकरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करना था, सबने मना कर दिया, पापा ने, मम्मी ने, क्या इंटरव्यू तुम्हारी सिलेक्शन होगी? तो मेरे फूफा जी ने कहा देने जाना है इंटरव्यू, मैंने कहा जाना है, सुबह आ जाइयो तू बैग उठा के अपना, मम्मी किसी को बताइयो ना, बैग उठा के फूफा जी के साथ पंचकुला चली गई इंटरव्यू देने, और उसी इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुई, उसी की नौकरी आज मैं कर रही। थोड़ी सी जिद्दी थी, बस उन्हीं बातों के लिए जो सही थी उन पे मैं अपने हिसाब से कर लेती थी, डांट भी खाती थी लेकिन करती थी। इस बेसिकली तरह हमने की। देखा है कि जो हरियाणा के बच्चे होते हैं, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, बहुत बहुत बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस उम्र की आप रही होंगी, जिस परिवेश में आप रही होंगी, वहाँ पे हरियाणा की छोरी और बिल्कुल सीधी-सादी, और आस-पड़ोस के लोग अगर कुछ कमेंट करें या कुछ ऐसा बोलें कि छोरी पढ़ के क्या करेगी, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ यूँ नहीं हुआ कि जैसे मैंने बताया हम बेसिकली पंजाबी हैं। हम हरियाणा की उसमें नहीं है, उसके कल्चर हमारे घरों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं और सारी फैमिली, जब मेरे दादाजी जॉब कर रहे थे और मेरी मम्मी और मेरी मौसियाँ जॉब पे हैं, तो हमारा तो होना बहुत छोटी-सी बात आ जाती है फिर कल्चर उसमें। कल्चर और डिफरेंट, हाँ। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। मेरी बुआ जी भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड है। लेकिन मैं जहाँ नौकरी करती रही हूँ इतने साल, डीप विलेजेस के अंदर, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा आज भी कई घरों में है, लेकिन बहुत हद तक बदलाव भी आया है। मैंने नीरज चोपड़ा के गाँव में जॉब की है और उनके साथ मेरा मिलना-जुलना बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ मैं एक बात और भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी विभा जी, कि अगर हम अपनी इमोशंस पे, स्पेशली अपने गुस्से पे और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते हैं, तो हम दुनिया की सभी जंग जीत लेते हैं और सभी दुखों से हम संघर्षों को जीत लेते हैं। ये मेरे केस में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जितनी भी नौकरी की है, उन सबके स्कूल्स में अगर आप किसी से भी बात करेंगे, तो आपको एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि सोनिया जैसी पेशेंस किसी में नहीं है। अगर सामने से कोई झगड़ा भी कर रहा होता है, तो मैं उसको पलट कर जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे हद तक, उसकी हद तक मैं गिर नहीं सकती। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि उसकी वजह से मैं अपना एक दिन क्यों खराब करूँगी? मेरी मेंटल पीस खराब होती है और मैं एक दिन पीछे चली जाऊँगी, मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी। तो मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना है, तुझे जो बोलना है बोल लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर वही बात आती है, लेकिन जहाँ मेरी सच्चाई और मेरी इमोशंस को कोई हर्ट करता है, वहाँ मैं शायद पूरी-पूरी रात रोती हूँ फिर। मतलब जवाब तब भी नहीं देना, बस रोना है। जवाब नहीं दूँ। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा फनी है, सुनने में थोड़ा अटपटा भी लग सकता है। अनुराधा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। सोनिया जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया है हाथ में, व्हाट्सएप वगैरह चलते हैं, तो एक बात ये भी हो सकती है कि आप बोलकर झगड़ा ना करें, मैसेज के थ्रू झगड़ा करें, तो शायद आप अपनी बात भी रख लोगे और सामने वाले को आपका इंटेंशन उतना बुरा भी नहीं ऐसा भी लगेगा। मैं कम करती हूँ। ऐसा भी मैं कम करती हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे आप उस आप पर्सनल बेशक ना करती हो, लेकिन ये एक माध्यम हो सकता है, मैं माध्यम पूछ रही हूँ। है। और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जब वो ऐसा करते हैं, तो शायद उस बंदे को तो पता लगे ना लगे, लेकिन सारी दुनिया को पता लग जाता है कि ये टारगेटेड पोस्ट है। तो ऐसा करने से बचें। मैं तो ये कहूंगी कि आप ऐसा करने से बचें। ठीक है, व्हाट्सएप है आपके पास, और बहुत से तरीके हैं जहाँ पर्सनली आप उनसे बात कर सकती हैं। अगर सोनिया आप जी, फेसबुक पे बात करती हैं या आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं, तो वो टारगेटेड पोस्ट थोड़े टाइम में पता लग जाती है। दमयंती जी, बहुत-बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको कार्यक्रम इसके लिए। सोनिया जी, मेरे पास छोटे-छोटे सवाल, या कहूँ एक छोटी-छोटी बातें करना नहीं, चाहती कोई हूँ। भी बात नहीं कर सकती हूँ। जैसे कई बार देखा है हमने कि फेसबुक पर बहुत सारे नोन लोग भी हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, या जिनके फॉलोअर्स हम हैं, कुछ अननोन लोग भी हैं, वो अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। एक साहित्यकार होने के नाते या एक बुद्धिजीवी होने के नाते, कहाँ तक आपको ये जायज़ लगता है? कहाँ तक आपको लगता है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ़ को डिस्कस करना फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे उचित है? क्या कहेंगी आप?
उस हद तक उचित नहीं है, वो यही है कि सबके लिए फेसबुक एक अलग-अलग तरह का माध्यम है वैभवी जी। आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास मैं अगर हर रोज़ भी एक नई पोस्ट डालूँ, तो भी शायद कम पड़ जाए मेरे पास पोस्ट करने के लिए। लेकिन जिनके पास अगर कुछ नहीं है, उनका माध्यम ही यही है, तो वो इस तरह से अपनी पोस्ट करते हैं। कुछ हद तक ये सही नहीं है, अपनी बातों को अपने तक रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर के लोग आपको कोई सुझाव नहीं दे सकते, असलियत तो यही है। जो आपको सुझाव दे सकते हैं सबसे पहले तो वो आप खुद हैं, अपने अंदर से आप उस क्योंकि जिस प्रॉब्लम में आप हैं, उस प्रॉब्लम को आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता और उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से, आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप मुझे समझाएँगे। हो सकता है वो मेरी फैमिली पे, मेरे बैकग्राउंड पे, मेरे घर पे वो चीज़ लागू ना हो सके। तो फिर उसका क्या फ़ायदा कि मैं उसे जग ज़ाहिर करूँगी और तमाशा बनेंगे वो अलग और सिम्पैथी देने वाले आएँगे वो अलग, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, 1 या 2 दोस्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर होने चाहिए, जिनके साथ आप चुगली-चुगली खेल सकें। हाँ, दोस्त से याद आया, अभी ये कुछ दिनों बहुत पहले ज़रूरी ही है। जी कुछ दिनों पहले ही आपने अपनी एक प्यारी दोस्त को खोया है, उसका भी हमें दुःख है, खेद है। और मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, बहुत आप तकलीफ़ में थी, आपने ऐसा कहा। अ, तो मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी दोस्त को ज़रूर याद करें, तो उनकी कुछ यादें अगर आपके पास हैं, तो आप ज़रूर साझा करें। नहीं, मेरे पास जो दोस्त रहे हैं, मैं एक अब अपनी तारीफ़ की तो क्या हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों। मेरे रिश्ते कम बनते हैं बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मेरे क्लोज़ हैं, वो रिश्ते बहुत कम हैं। जिनको मैं एक नाम देती हूँ, वो बहुत कम हैं और जिनको मैं नाम देती हूँ, वो चाहे मैंने 10 साल की उम्र में दिया है उस रिश्ते को, चाहे मैंने आज की उम्र में दिया है, वो रिश्ते मेरे आज भी मेरे साथ हैं और उस रिश्ते को मैं पूरी तरह से जीती हूँ। अगर मैंने विनोद मंजर तिवारी जी को भाई कहा, उनको राखी बाँधी, तो उनके बच्चे मुझे आज भी बुआ बुलाते हैं। उनकी वाइफ को मैं आज भी भाभी बुलाती हूँ। वो फेसबुक से मिले हुए भाई हैं। तो ऐसे तो ठीक है हम भाई साहब किसी को कह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे मुझे आंटी नहीं बुलाते हैं, बुआ बुलाते हैं। तो मैं रिश्तों को पूरी तरह से जीती हूँ। ऐसे ही मेरे 1-2 दोस्त भी हैं। बचपन के दोस्त के बाद मेरी जॉब में मेरा ऐसा कोई दोस्त मैंने नहीं बनाया, जिसके दुख-सुख के अलावा जिससे मैंने कुछ पर्सनल बातें साझी की हो। एक मर्यादा और एक डिस्टेंस मैंने हमेशा रखा है। हाँ, लेकिन जिसको मेरी जब ज़रूरत हुई है, मैं हमेशा खड़ी मिलूँगी, मिली हूँ और मिलती रहूँगी। और इस फ़ेसबुक की दुनिया से भी मैंने 1-2 दोस्त कमाए हैं, कुछ एक खफ़ा भी हैं इन दिनों, तो अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जो नाराज़गी है, वो जिस भी कारण से है, मैं नाराज़ होने के लिए तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा शख़्स नहीं हूँ, जिससे ज़्यादा दिन तक कोई नाराज़ रह सकता है। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, हो सकता है वो अपने आप ही वो नाराज़गी दूर हो जाए। आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा सर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत अभिवादन है। उन्होंने लिखा देरी आदरणीय से पिलकेंद्र अरोड़ा जी को एक बड़ा-सा फाइन लगेगा बहुत देरी से जुड़ने के लिए। खैर उनको सादर नमस्कार। जी, ज़रूर। अच्छा, एक बात और मेरे ज़हन में आ रही थी, शुरू से ही मैंने सोचा था ये बात ज़रूर करेंगे हम। आपने सोनिया सोनम अक्स जो नाम रखा है, अक्स जो उपनाम है आपका, वो कैसे आपने सोचा या किसी ने दिया है आपको ये नाम? इसके बारे में भी हमें बताएँ। अ, अक्स मैंने खुद ही रखा था, मैं बताती हूँ जब 11-12 साल की मैं उम्र में मैंने पहली कविता लिखी, वो पहली कविता आपको सुनाना चाहती हूँ विभा जी, पहली कविता से याद आया जी, ज़रूर, कि ज़रूर। भोर हुए जब दर्पण में खुद अपनी ही छवि को निहारा मैंने, तो पाया कि वो मेरे जीवन को एक नया रूप देना चाहती है, एक एहसास कराना चाहती है कि अपनी आँखों में जो तू देखे तूने आँसू, तो उसे दुःख समझा। अरे पगली, अपनी पलकों पे दूसरों के आँसुओं को उठा, तो जान जाएगी कि सुख क्या है। तो उस क्या समय बात है! मैंने अक्स अप्रतिम रचना। अक्स परछाई, तो मैं अपनी ही परछाइयों में जीती थी, अपने ही तरीके से जीने वाली एक इंसान थी शुरू से ही। तो अक्स मैंने उपनाम अपना रखा, जब अपने ताऊ जी से डिस्कस किया और अपने नाना जी से डिस्कस किया,
तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरी पुस्तक मेरे नाम से नहीं आ सकती थी जब तक कि मैं हायर अथॉरिटी से परमिशन ना लूँ। तब तक मैं सोनम अक्स के नाम से लिखती रही। मेरे बहुत से लेक्चरर्स को पता भी नहीं था। तो एक दिन मैम ने कहा तुम्हारी मेरी मैम है रानी रजनी मैम, जिनसे मैंने सीखा शुरू से, वो अभी भी है मुंबई में। उन्होंने मुझे कहा सोनिया इतना सुंदर तुम्हारी वॉल पे कौन लिखता है? मैंने कहा मैं खुद लिखती हूँ। कह रहे वो सोनम अक्स लिखती है वो तो मैंने कहा मैं ही सोनम अक्स हूँ। तो अरे पगली बताया क्यों नहीं? मैंने तो कभी कमेंट नहीं किया इस चक्कर में कि पता नहीं कौन किसकी पोस्ट शेयर करती हो। फिर मुझे परमिशन मिल गई मेरी पहली बुक के लिए, तो सोनिया फिर मैंने आगे लगाया। सोनम के नाम से मैं मशहूर हो चुकी थी तब तक, तो मैंने उसे हटाया। आपके इस नाम के बारे में भी हमें पता चला। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। जैसे कि फेसबुक सभी को के सादर नमस्कार। मित्र और रिश्तों की बात आपने करी, तो मैं आज एक रिश्ता मैं भी साझा करती हूँ। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी मेरे राखी भाई हैं। पिछले 5 वर्षों से यानी कि 2020 से अब तक लगातार राखी में उनको भेजती हूँ और बहुत अच्छी। बहुत प्रेम संबंध है। और हमारे पास जब वो आए थे तो लगा भी नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, क्योंकि इतनी ऐसा हमारी होता है। होती है कि लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। और बिल्कुल घरेलू संबंध है, तो संबंध बनाना अलग बात है, उसे निभाना अलग बात है। तो निभाने में बिल्कुल। हम भी कोशिश करते हैं कि हम जिस संबंध को बना रहे हैं उसे जरूर निभाएं। यहाँ पे और टोकूंगी मैं भी जी, निभाने से भी ज्यादा उन्हें जीना जिया जाता है। ये रिश्ते तो चलो फिर भी ठीक है, फिर भी सभी नारियों के लिए, स्पेशली सभी पुरुषों के लिए भी, क्योंकि पुरुषों के दिल में भी बहुत दर्द है। मैंने पुरुषों के लिए भी कविताएं लिखी हैं। तो बहुत दर्द लेकर वो घूमते हैं। एक ऐसा सच्चा दोस्त आपके पास जरूर होना चाहिए जो मेल फीमेल से हटकर आपके साथ हो। चाहे वो फीमेल फीमेल हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे वो मेल मेल, जिसके साथ आप हर तरह की बात कर सके। वो जो बात जो आप अपने घर में अपने पार्टनर से नहीं कर सकते, वो जो बात जो आप अपने बच्चों से नहीं कर सकते, वो जो बात जो आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, वो बात अगर आप रो भी सकें, हंस भी सकें, और सभी तरह की बात अगर आपको ऐसा दोस्त मिलता है तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे और आप जहनी रूप से बीमार नहीं होंगे। बस वही अगर मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा मित्र जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। और हमारे साथ मंजरी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छे लोग और बड़े सुनने वाले लोग जुड़े हुए हैं। उनके जब सभी का बहुत बहुत संदेश आते हैं तब लगता है कि हाँ, तालमेल बना हुआ है हमारा और उनका। तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और सोनिया जी, जिंदगी में आप जो चाहती थी, आप बच्चों की हेल्प करना चाहती थी या वैसे लोगों की हेल्प करना चाहती थी जो नीडी हैं, वाकई उनको ज़रूरत है, वो किया आपने। आपने पढ़ाई की, आपने शिक्षा में भी अच्छा काम किया, बहुत सारे अवार्ड मिले। आगे क्या करना चाहती हैं? भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मैं यही मेरा सपना फिलहाल तो यही था। अब इसी को आगे बढ़ाना है। जो सपना मैंने देखा था उसमें मेरे महादेव ने मेरा साथ दिया। खुद को शिव प्रिया कहती हूँ। उस क्या नाम शिव, रखा आपने? हाँ जी, आपने क्या अपने कहा? स्कूल का क्या नाम रखा? और जो शिवप्रिया कही जाती हैं, माही जी, जी पंचकुला में है वो, है ना? जी जी जी। जी, जी। आपके स्कूल का क्या नाम है, वो भी बताइए हमें। मेरे स्कूल का नाम आरके मेमोरियल स्कूल है। राधा कृष्ण मेमोरियल स्कूल के नाम से वो स्कूल है। तो एक्चुअली जो स्कूल ऑलरेडी मेरे कागजों में था, मैं उसका नाम बदल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने नहीं बदला। क्योंकि उसके लिए बेसिक रूप से सारे बदलाव करने पड़ते, जिसमें एक लंबा प्रोसेस था। तो मुझे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें काम से मतलब है, तो मैंने नाम बदलने की कोई कोशिश नहीं की। आत्मकथा लिखना चाहती हैं और अमूमन हमने जी देखा है कि बहुत एक उम्र होने के बाद लोग आत्ममंथन करते हैं और आत्मकथा लिखते हैं। आपने अभी से सोचा कि मुझे आत्मकथा लिखनी है, तो जो अभी तक का जो आपका पड़ाव रहा है, कई बार हमें लगता है कि आत्मकथा में सही-सही बात लिखी जानी चाहिए, तो वो भी एक कलेजा होना चाहिए इंसान के जी पास कि जी। वो अपनी ज़िंदगी की हर उस कमी, हर उस खूबी को अपनी किताब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। ये इतना जज़्बा है आपके पास? कर लेंगी? बेशक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है।
और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब ज़माने को शिकायत है तो है। सभी किस्से कहानियां जो लोग चटकारे लेकर सुनते हैं या आपके मुंह से सुने मेरे बारे में या अंदाजा लगाएं, उससे बेहतर है कि मैं उसे खोलकर खुद बताऊं और आप सभी लोग अपने आप से कनेक्ट करें। शायद ही कोई इंडियन परिवार ऐसा है। बचपन की अगर बात करूं, जैसे हम 4 बहनें थी, तभी मैंने अपने पापा की बात बताई। तो सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं। चलिए, वो समय मेरा बहुत अच्छा था, टचवुड। शादी के बाद अगर मैं बात कहूं तो लगभग 15 से 20 साल मेरी जिंदगी के बेहद डार्क थे। तो बहुतों की जिंदगी में होंगे, तो बहुत से लोग उससे कनेक्ट करेंगे। और मैं सच यूं लिखूंगी कि कैसे मैंने उस अंधेरे से भी बाहर निकलकर सोनिया अक्स के रूप में आपके सामने हूँ। और जितने भी अवार्ड है मैंने उसी दौरान लिए हैं। 3 एमए मैंने उसी दौरान की है शादी के बाद। तो इतना डार्क फेस होते हुए वो सब मैंने कैसे किया, ये लिखूंगी अगर मैं, तभी शायद आप लोगों में से बहुत से लोग उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और उन्हें लगेगा कि यस। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक जज़्बा होता है, एक जुनून होता है, जो जुनून आपको यहाँ तक लेकर आया है। और हमारे दर्शक के भी अंदर एक जुनून है, जो हर बुधवार और हर रविवार 7 बजे का इंतज़ार करते हैं कि कोई अच्छा बेशक, कार्यक्रम बहुत आने अच्छी वाला बात है। है। और आपका जो समय फिक्स है, आपका जो डे फिक्स है, ये बहुत अच्छी बात है कि उसी दिन उसी चीज का इंतजार होता है। और जिस तरह के किरदार को आप आमंत्रित करती हैं, मैं बहुत बार जुड़ती भी हूँ, बहुत बार जी, सुनती भी हूँ और मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और मैं हमेशा मुतासिर होती थी और मुझे किरदार जिंदगी का एक हिस्सा बनने का, सच कहूँ तो मुझे लोभ भी था। मैं इस लोभ से कभी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और आज मैं इसका हिस्सा हूँ। नेचुरली ये देर प्रोग्राम बहुत देरी के अच्छा लिए लगता मैं था, माफ़ी तभी चाहती मैं हूँ कि इसका हिस्सा होना चाहती थी। बहुत समय बाद आपको मैंने आमंत्रित किया, देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो लालच है ना, जो आपने कहा लालच, वो लालच मेरे अंदर भी है कि सोनिया जी को थोड़ा और सुने, सोनिया जी के बारे में थोड़ा और जाने। मुझे लगता है कुछ 2-4 शेर और हो जाएँ तो लोगों को भी आनंद आएगा, हमें तो आता ही है। तो कुछ शेर अगर बहुत आप और शुक्रिया। करिए, एक मतला एक शेर और फिर एक गजल का एक और एक मतला शेर, दो दो शेर सुनाती हूँ ताकि आपका समय भी हो गया है, मैं देख पा रही हूँ। अ, एक मतला एक शेर मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ मैं तब तक पढ़ती रहूंगी जब तक ये जो सिचुएशंस हैं ये बदल ना जाए। कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं। समझते क्यों हो जिस्मानी, हमारे दिल के छाले हैं। और बात हो रही थी रूहानी इश्क की, तो हिंदी की एक शुद्ध हिंदी रूहानी इश्क की बात करती हूँ। जो श्रृंगार और इश्क में जो एक बारीक सी महीन सी रेखा होती है, उसको बचाकर हमें कैसे लिखना है। कि बादल से मुझ में बस जाओ, युग युग प्यासी प्यास बुझाओ। बादल से मुझ में बस जाओ, युग युग प्यासी प्यास बुझाओ। और बंजर अधरों की खातिर अब अमृत नैन कलश छलकाओ। मन चंदन हो तन भी कुंदन, मन चंदन हो तन भी कुंदन, अपना अक्स मुझे पहनाओ। और कर दूंगी सर्वस्व न्यौछावर, कर दूंगी सर्वस्व न्यौछावर, बस अपनी बाहें फैलाओ। कर दूंगी सर्वस्व न्यौछावर, बस अपनी बाहें फैलाओ। एक मतलब एक शेर ये भी क्या देख बात! लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हौसले का शेर है कि जब जब सच्ची कोशिश की है, आपके लिए विभा जी, कि जब जब सच्ची कोशिश की है, उसने आप नवाजिश की है। जब जब सच्ची कोशिश की है, उसने आप नवाजिश की है। और अक्सर होता है हम सबके साथ कि कोरे कपड़े पहने जब जब, जब भी कोई नया काम करते हैं, कोरे कपड़े पहने जब जब, बरसातों ने साजिश की है।
कोड़े कपड़े पहने जब जब बरसातों ने साजिश की है। और आज मेरे सर के कातिल ने मुझसे ही फरमाइश की है। और मुझसे तो कांटों की छोड़ो, फूलों तक ने रंजिश की है। मुझसे तो कांटों की छोड़ो, फूलों तक ने रंजिश की है। फिर भी अपना जो हौसला है वो क्या बरकरार बात। रखा है और रखना चाहिए, मैं समझती हूँ। तो आप अपने समय की मर्यादा बताएं तो उस हिसाब से मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे समय की मर्यादा तो है, लेकिन लालच बुरी बला है, आप जानती हैं। थोड़ी लालच जी। तो रहती ही है हर व्यक्ति के मन में। और जैसे कि आपने कहा कि ये शेर मेरे लिए है, तो मैं ज़रूर एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमने बहुत मुश्किलातों का सामना किया है, बहुत उतार-चढ़ाव देखे, बहुत ज़िंदगी और घर में अ, बहुत ऐसे मंज़र आए, बहुत ऐसी परेशानियाँ हुई, परिस्थितियाँ हुई जो बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल प्रतिकूल थी, तब भी हमने इस कार्यक्रम को चलाया है, तब भी हमने परिचर्चा को चलाया है। और नहीं, आप यही यकीन बात मानिए, बहुत। परिचर्चा को हमने निर्बाध चलाया है, 180 एपिसोड कंप्लीट हो गए उसके। बहुत बधाई की पात्र हैं आप और आपकी पूरी टीम। अक्सर देखती हूँ आपकी टीम भी बहुत जेन्युइन है, जिसे कहूंगी बहुत इंटेलेक्चुअल है। आपकी पूरी इस टीम को मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती जी, मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन। और सर ने लिखा है, पिलकेंद्र सर ने, कि साहित्य में अच्छी बला है, साहित्य में अच्छी बला है, ये लिखा है इन्होंने। और ये हूँ। जी व्यंग्यकार है, जी। ज़रूर इसका कुछ अर्थ होगा, वो हम बाद में हाँ समझेंगे कि इन्होंने क्या हाँ, मैं लिखा। ये कहती हूँ कि ये बला सबको चिपटे, ये बला सबके घर में प्रवेश कर जाए, ये सबके बला, ये जो बला है सबके जहनों को इतनी बुरी तरह से जकड़ ले कि किसी के पास ही इधर उधर झांकने का या सो अतुकात बातें करने का या बेतुकी बातें करने का समय ही ना बचे। सोनिया जी, कुछ और हमें बात करनी है, थोड़ी सी बात, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास वाक़ई समय की दिक्कत है, समय कम है। अ, स्वागत है। आप मंच पर जाती हैं, आप मंच की भी कवयित्री हैं, शायरा हैं, आप बहुत सारे मुशायरों में जाती हैं। मैं अक्सर ये सवाल उन लोगों से पूछती हूँ, वैसे किरदार से जो मंच से जुड़े हुए होते हैं। ये सवाल आपके लिए वही सवाल है, सिर्फ़ चेहरा बदल गया है, जवाब देने वाला व्यक्ति बदल हम्म। गया है। मैं वही हूँ सवाल करने वाली। आज के मंच के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? आप क्या कहना चाहती हैं? क्या लगता है, तो मैं प्रतिभाएँ यही हैं, आऊंगी, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। जो प्रतिभा अपने है, ऊपर अगर आपको विश्वास है, जी, अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं, तो दुनिया आपको कहीं भी नहीं भटका सकती, कहीं भी नहीं रोक सकती। मंच एक जगह है, एक वस्तु है। उस पर, मंच पर आने वाला कौन है? आप और मैं। आप ये कहते हैं कि जनता ये सुनना चाहती है। अगर आप जनता को वो नहीं सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेगी। आप अगर रिजिड हैं अपनी बात को लेकर कि आपको यही पढ़ना है, बहुत अच्छे गीतकार आज भी मौजूद हैं, अच्छे गीत आज भी सुने जाते हैं, अच्छी गजलें आज भी सुनी जाती हैं और सुनी जाती रहेंगी। तो ये जो बातें हैं, अगर मैं कहूंगी, अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, हमें खुद को नहीं बदलना है किसी के भी लिए। हम अपना किरदारी जिंदगी की आप बात कर रहे हैं। अगर हमारा किरदार कोई बदलने में सक्षम हो गया, तो इसका मतलब अपने दिल और दिमाग पर राज करने का हमने उसे अधिकार दे दिया। तो ऐसा अधिकार मैं तो नहीं देती किसी को, और एक छोटे से लालच के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और अपनी सभी, स्पेशली अपनी जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फीमेल सुनने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको यहाँ से यही कहूंगी कि तुम्हें इस जंगल के भीतर ही मरना है। न तुम तोड़ सकती हो ये मोटी सलाखें, न तुम फांद पाओगी ये ऊंची दीवारें, पर घुटनों में मुंह छुपा के सुबकते हुए मत मरना, दामन में मुंह छुपा के सिसकते हुए मत मरना। हवा में मुट्ठियां लहराओ, पूरी ताकत से चिल्लाओ, शोर मचाओ, सबको बताओ कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है, कि तुमने अपनी स्थिति को नियति नहीं स्वीकारा है। क्या कॉम्प्रोमाइज बात, ना करें। आप जा बहुत सकती हैं तो आप जाएं। मंच आपके लायक होना चाहिए, आप मंच के लायक है या नहीं वो खुद देख लेंगे। अगर मंच बहुत आपके लायक है, सम्मानित है, आपको वो सम्मान, वो जो आप डिमांड करती हैं या जो आपकी नीड है वो पूरी कर सकता है, तो आप जाएं। छोटे छोटे लालच से बचें, बेशक बिना पैसे के जाएं, लेकिन सम्मानित मंच पे जाएं।
ज्यादा कारपूलिंग से बचें, छोटा लालच ना करें, तो कोई भी मंच जो है आपको बहुत ऊपर तक उठा सकता है। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। और चलते चलते क्या कहेंगी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, या जो मैंने कहना था वो अभी अभी कहा है। फिर एक बात और कहूंगी आपके लिए ही, सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, जितने भी मेरे यहाँ मेरे श्रोता मेरी आज अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए कि अपने जहन को किसी के लिए भी खराब मत होने दें। अगर आप दुखी भी हैं, अगर आप परेशान भी हैं, अगर आप संघर्ष में भी हैं, तो 2 पल के लिए उस चीज को साइड में रखें और अपने आप को, सबसे प्रिय आप खुद हैं, सबसे कीमती आपको खुद हैं, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, इसलिए कहूंगी कि आप मोटापे से बचें, बहुत जरूरी है। शुगर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। एक बात और बताऊंगी, अभी न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं अभी हुई हूँ, लेकिन लगभग 28 साल से मैं व्हाइट पॉइजन से दूर हूँ। 28 ईयर्स एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा शुगर मैंने कभी नहीं लिया। एक्स्ट्रा सॉल्ट भी, जो सब्जी में सॉल्ट है बस उतना सॉल्ट, जैसे कि सैलेड है या लस्सी है या दही है, ये मैं बिना सॉल्ट के लेती हूँ। जैसे फ्रूट है उसके ऊपर हम स्वाद के लिए सॉल्ट लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका जहन भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी खुश रहेगा, और जब आपका दिल और दिमाग एक हो जाए वो काम आप जरूर करें। अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे बढ़कर रहें। रात को सोने से पहले सिर्फ 1 सेकंड ये सोचें कि आज आपने पूरा दिन क्या अच्छा किया, आपके फेस पर स्माइल आएगी और उस स्माइल के साथ आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्या बात है। पूरे मूल मंत्र हमें मिल चुके हैं, जिंदगी जीने का सलीका हमें पता चल चुका है। हमने आपकी गजलों के माध्यम से जीवन को कैसे जीना है और संघर्ष में भी कैसे खड़े रहना है वो जाना, आपके पूरे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 घंटे में बहुत कुछ हमने जान लिया, लेकिन हाँ, वो सारी चीजें जरूर जानी जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं। कार्यक्रम का जो एक बहाना है और जो कार्यक्रम है वो यही है कि आपके व्यक्तित्व को हम जान सकें। सोनिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ इतनी बातें करके हमें जीने का सलीका बता गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर इंसान कहीं ना कहीं से कुछ सीखता है। आज यहाँ से भी मैं ये 1 या 2 लेसन लेकर जा रही हूँ, और उसे मैं जरूर अपनी लाइफ में पूरा करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, पर्सनली मैं आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ। आप हैं तो सोनिया सोनम अक्स है, वरना मेरा आपने कोई तो वजह मेरे नहीं। मुंह की बात छीन ली सोनिया जी। मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं, कि आप हैं तभी हम इस कार्यक्रम को लगातार चला पा रहे हैं। आप देखने सुनने आते हैं, अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, और आज के समय में पैसा देना बहुत आसान है, जो वक्त दे वो बहुत बड़ा दिलदार व्यक्ति होता है। तो आप सब दिलदार हैं, हम सब हमारे लिए बहुत दिल के करीब हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर नई शख्सियत के साथ, फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।